नमस्ते, मैं हूं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं एफएमसी इंडिया और आइडिया फाउंडेशन की संयुक्त पहल से शुरू की गई ग्रामीण स्वास्थ्य पर आधारित स्पेशल डिजिटल सीरीज कोरोना मुक्त गांव, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण को कोरोना की हर एक छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराना, हर एक ग्रामीण को ये समझाना कि मुमकिन है कोरोना को हराना अगर हम और आप इस विषय के प्रति पूरी तरह जागरूक बने। इस कार्यक्रम के जरिए बीते कई एपिसोड्स के माध्यम से हमने आपको कोरोना संबंधी कई मुद्दों से वाकिफ कराया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम आपको कोरोना संबंधी हर समस्या के कारण और निदान लगातार बताते आ रहे हैं। आपसे इतनी गुजारिश भी करते हैं कि हमारी इस मुहिम में आप भी हमारे साथ आए और इस कार्यक्रम के हर अध्याय को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इस निस्वार्थ नेक पहल के भागीदार बने। कोरोना काल में आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक खान-पान कितना महत्वपूर्ण है। शरीर की रोगों से रक्षा कैसे होती है, इसके लिए जरूरी है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, लेकिन कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करते हैं, जानते हैं कि कोरोना काल में संक्रमण ही नहीं, किसी भी बीमारी से खुद को बचाए रखने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करें। साथ ही हम जानेंगे कि आप खुद को इस महामारी से कैसे बचा सकते हैं, क्या करें, क्या ना करें, कब अस्पताल जाना चाहिए आपको और किस स्थिति में आप खुद को घर पर रखकर भी ठीक कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट की, जो है डॉक्टर रत्नेश सिंह कंवर जी। ये एमबीबीएस एमडी मेडिसिन वैज्ञानिक इनमास डीआरडीओ से हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मैं हमारे सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम में। सर, हमारा जो पहला सवाल होगा आपसे वो ये है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जनरली हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं या फिर 1.5 साल में हमने ज्यादा सुना है कि हल्दी दूध अगर पीते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये जो है वो कितने % तक ये सत्य है ये, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं? देखिए मैडम, रोग प्रतिरोधक क्षमता हम सब लोगों के जिसे कहते हैं, हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये हम सब लोगों में एक लेवल तक होती है और ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। कुछ हद तक ये आनुवांशिक भी है, जेनेटिक भी है। काफी हद तक ये देखा गया कि जितना व्यक्ति यंग होगा, मतलब यूथ जो है, स्पेशली पीपल हु आर बिटवीन द एज ऑफ यू कैन से 20 टू 40 लगा लीजिए, 20 से 40 साल के लोग जो हैं, उनके ऊपर, या जितना वो फिजिकली एक्टिव है, मतलब कि स्पोर्ट्स में है, खेलकूद में है, या अपनी शरीर का कितना ध्यान रखता है, फिजिकली फिट है, वेट ज्यादा नहीं है, सो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी काफी हद तक ये होता है कि कुछ बीमारियां हैं, जैसे शुगर हो गई, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, दिल की बीमारी हो गई, या कैंसर के मरीज हैं, या कुछ दवाइयां हैं जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और इसके लिए क्या है कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन या फूड एज सच नहीं रिकमेंड कर सकते, बट पौष्टिक खाना सबको खाना चाहिए। पौष्टिक खाने में क्या होता है कि फ्रूट्स जरूर खाए जाएं। फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं आप तो सलाद, हरा सलाद जो है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, इस तरह की चीजें ये खाई जाए। खाने को नियमित तरीके से खाया जाए। ज्यादा डाइटिंग भी ठीक नहीं है। जो लोग एकदम से खाना छोड़ के वेट लूज करते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। फिर खाने के अलावा जैसे हल्दी या ये मसाले या काढ़ा, ये सब आयुर्वेद ने प्रमोट किए हैं, इनका रोल जो है साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर इनको लेने में कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी बात है कि इनको औषधि की तरह लेना है। इनको औषधि की तरह लेना है, उसका मतलब ये है कि क्या बोलते हैं कि कई लोग यहाँ काढ़ा ज्यादा पिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको समस्याएं आ रही हैं। मतलब उनको पेट की जलन शुरू हो जाती है, या भूख लगना कम हो जाता है, या कोई और समस्या शुरू हो जाती है ना। तो हर चीज को, मतलब कोई भी आयुर्वेदिक चीज है, जैसे आपने सूखे मेवे खाने हैं, या अंजीर खानी है, या हल्दी वाला दूध पीना है, या काली मिर्च खानी है, जो ये चीजें नॉर्मली बताई गई हैं, या दालचीनी खानी है, या कोई भी चीज जो है, तुलसी की चाय पीनी है, तो उसको एक औषधि की तरह लिया जाए। कम मात्रा में लेना है, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, दिन में 1 या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं लेना है। उसका अधिक सेवन भी, जैसे औषधि का अधिक सेवन नुकसानदेह होता है, उसी तरह से नुकसानदेह हो सकता है। और खाने में मेन चीज, आपने जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है, ट्रैफिक लाइट के कलर याद करने को बोला जाता है कि लाल, पीला, हरा, है ना, इस तरह की चीजें। तो ये हमारी डाइट में होनी चाहिए। काफी जैसे गांव में है कोई, तो गांव में तो फिर दूध एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि दूध सारे गांव में जनरली उपलब्ध होता है। बाकी फल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, सलाद उसकी जगह पे काम कर सकता है। दिन में 3 बार खाना खाना है,
और एक्सेस फूड भी ठीक नहीं है, ओवर ज्यादा सेवन करेंगे तो मोटापा आएगा, तो मोटापे से भी प्रॉब्लम होगी, है ना। और कम खाएंगे, डाइटिंग करेंगे तो भी इम्यूनिटी डाउन जाती है। जी। जी। सर, इस महामारी से, कोरोना महामारी से किस तरीके से बच सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग जो हैं, वो किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात तो अगर हम खाने से शुरू करते हैं, तो खाने का तो मैंने बोल दिया आपको। दूसरा, जैसे बाकी चीज़ें आती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैदल चल के जाना पड़ता है, या जैसे कुछ गाँव है उनमें कुएँ से पानी भर के आना पड़ता है, या कुछ भी जो भी खेतों में काम प करना पड़ता है। तो एक मेहनत का एक लेवल रखना है, वो बड़ा ज़रूरी है। और फिज़िकली फिट लोग जो हैं उनको कोरोना ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा, लेकिन वो उससे अक्सर बच जाते हैं। कुछ जानें भी गई हैं ऐसी, लेकिन जनरली जो फिजिकली फिट लोग हैं, इसको फाइट कर लेते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो नींद की समस्या नहीं होनी चाहिए, तो स्ट्रेस फ्री रखना है अपने आप को। ज़्यादा किसी तरह का तनाव या वो चीज़ ठीक नहीं है इसमें। फिर आगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का इस्तेमाल है, या हाथों को बार-बार धोना है ना? या लोगों से दूर रहना। अब इसमें इसमें बहुत एस्पेक्ट्स हैं कि मास्क अब गाँव में नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करे? तो वो अपना जो गमछा या जो भी कपड़ा होता है, उसको नाक पे लपेट ले जब भी उसने किसी से बात करनी है। अब उसको खाँसी आई है, छींक आई है, तो हाथ को ऐसे ना करे, वो अपनी बाजू में खाँस दे। और कभी भी कोई मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे गाँव में अक्सर पुराने गाँव में क्या होता था, मीटिंग कहाँ होती थी? बाहर बरगद के पेड़ में होती थी, के नीचे होती थी। तो वो उस टाइप की कल्चर ठीक है। अब बंद कमरे में मीटिंग करोगे, 15 लोग वहां बैठे होंगे, तो किसी को कोरोना हुआ तो सबको होगा। बाहर आप मीटिंग कर रहे हो, 15 लोग बैठे हुए हैं, तो कोरोना होने के चांसेस बहुत कम है। और फिर थोड़ी 2 गज दूरी जैसे समझाया जाता है कि कम से कम 6 फुट की दूरी रखिए दूसरों से, खास करके जब ये लहर चल रही है, जैसे वेव आया हुआ है, अभी जैसे अप्रैल मई में वेव आया हुआ था, उस टाइम पे ज्यादा लोगों के संक्रमित होने का खतरा होता है। उस टाइम पे चांसेस यही है कि 10 में से एक बंदे को ये संक्रमण हो, और वो दूसरे को भी फैला सकता है। ठीक है। और एक एस्पेक्ट जो बहुत निग्लेक्टेड है और उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे। और मैं इनफैक्ट रिक्वेस्ट करता हूँ ग्रामीणों से कि आप वैक्सीन लीजिए। अगर आप वैक्सीन नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, वो एक एटीट्यूड होता है कि जान तो भगवान के हाथ में है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वैक्सीन जब मिल रही है, हिंदुस्तान ने डेवलप कर ली है, बहुत अच्छी वैक्सीन है, हमारे पास 2 है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। अब रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक भी आने वाली है, धीरे धीरे फाइजर भी आ जाएगी। जो भी वैक्सीन आपको फ्री मिल रही है, वो आप जरूर लीजिए। उसको ये मत सोचिए कि इससे कुछ खराबी हो जाएगी या इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। आने वाले समय में होगा क्या, जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है उनको प्रॉब्लम कम आएगी। ऐसा नहीं कि उनको कोरोना नहीं होगा, लेकिन उनको कोरोना होने के बाद प्रॉब्लम कम आएगी। लेकिन और जिन्होंने नहीं ले रखी, वो हो सकता है बहुत सीरियस हो जाए या उनके साथ कोई हादसा हो जाए, तो वो चीज एक हो सकती है। ये एस्पेक्ट जरूर ध्यान में रखना है। सो शादी ब्याह पे जैसे लोग इकट्ठे हो जाते थे या जैसे भी है, तो ये चीजें ओपन में कर ली जाए या कम लोगों के साथ कर ली जाए, तो जिम्मेदारी के साथ, खास करके जो गांव के जो बड़े बूढ़े हैं, जो उनको ये समझाना है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, दूरी रखनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है जब आप पब्लिक प्लेस में हो, क्या बोलते हैं, अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी नींद ये रखनी है। और वैक्सीन के लिए युवाओं को या अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया जाए। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी। जी। तो जैसे कि सर ने बताया कि आपके हाथ में होता है आपकी जान और आपके अपनों की जान, तो आप इन सब एहतियातों का पालन करें। आप जो है मास्क ज़रूर लगाएँ, दूरी बना के रखें और साथ में आपके जो है वो मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मानसिक तौर पे जो है वो आप खुद को टेंशन फ्री रखें, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचें ना। सर, हमारा जो अगला सवाल आपसे होगा कि क्या करना चाहिए और क्या ना करें, जिससे कि हम जो है या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग जो है वो खुद को और अपनों को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, ये बातें तो मैंने काफी हद तक बता दी हैं, लेकिन एक दो और चीजें इसमें आ जाती हैं। अब मान लीजिए किसी को बुखार हो जाता है ना? तो पहली बात है कि गांव में लोग बुखार को ऐसे मानते हैं कि चल ठीक है, धूप की वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। आप एक चीज मान के चलिए, आजकल जब कोरोना की लहर चल रही है, अप्रैल या मई में जैसे चली थी, हो सकता है अगली लहर अक्टूबर या नवंबर में आए, जो कि माना जा रहा है, पता किसी को भी नहीं है 100%। तो उस समय अगर किसी को भी बुखार होता है, तो ये मान के चलिए कि वो कोरोना का बुखार है। इसको
ये मत समझिए कि नहीं ये गलत फैलाया गया है या ऐसा नहीं हो सकता, ये शहर वालों का रोग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो वो कोरोना का बुखार है तो उस व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट कर दिया जाए, कि उसको अलग कमरे में उसकी व्यवस्था कर दी जाए, अलग उसका बाथरूम कर दिया जाए, उसके खाने-पीने के लिए एक ही व्यक्ति जाए और वो भी मास्क और ये सब पहन के जाए और उसके आने के बाद हाथ धो ले अपने। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोरोना के लक्षण पहचानिए। सबसे पहला लक्षण जो आपने याद रखना है वो बुखार है। तो अब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी हद तक ये है कि लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से घबराते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि महँगी है। आप एक थर्मामीटर ले लीजिए, तो थर्मामीटर कोई 50-100 रुपए के अंदर-अंदर आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि थर्मामीटर बहुत महँगा है और आजकल डिजिटल थर्मामीटर आते हैं, उसके ऊपर रीडिंग पढ़ी जा सकती है। तो ज़्यादातर लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो वो थर्मामीटर लगा के बुखार देख लें जब भी शरीर में हरारत हो या शरीर में दर्दें हों या सिर में दर्द हो, तो उस तरह से ये कर लिया जाए। इस बार जैसे कोरोना आया तो काफ़ी लोगों को लूज़ मोशन हो गए। बुखार नहीं आया, लूज़ मोशन हो गए, पेट में दर्द हो गया। तो कोई भी चीज़ ऐसी है तो ये ज़रूर देखा जाए। दूसरा एक पल्स ऑक्सीमीटर जो है, वो भी इम्पोर्टेंट है। पल्स ऑक्सीमीटर छोटी-सी डिवाइस है। तो और एक एक चीज़ और जो की जा सकती है, जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस बार काफ़ी लोग बीमार हो गए, उनको दवाइयाँ नहीं मिली। शहरों में नहीं मिली, ठीक है? तो गाँव में तो और भी हालत खराब हुई होगी। तो दवाइयों का जो है स्टोर या कुछ जो भी है, सारे मतलब कोशिश की जाए कि गाँव में एक दवाइयों का स्टोर ज़रूर हो, जिसके पास ये सारी चीज़ें जो कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी हैं, वो होनी चाहिए। उस व्यक्ति को जिसको संक्रमण हो गया है, उसको आइसोलेट करना है, 15 से 20 दिन आइसोलेट करना है उसे। उससे क्या बोलते हैं, सब तरह की सावधानियाँ रखनी है और उसका अगर हालत उसकी सीरियस हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी 90 से कम हो जाती है, तो उसे तुरंत अस्पताल भी पहुँचाना है और ख़ास करके अगर वो बुज़ुर्ग है, 60 साल से ऊपर है, तो भी उससे कोशिश की जाए कि चाहे वो ठीक है, पर एक बार अस्पताल के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी। जी। तो जानकारी का सिलसिला यूँ जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसान प्रगति को समर्पित प्रसिद्ध कृषि कंपनी एफएमसी का प्रोजेक्ट समर्थ, जो ग्रामीण भारत में पेयजल और सतत कृषि विकास के लिए कार्यरत है, कोरोना बीमारी से आपकी सुरक्षा के लिए अब लाया है कोरोना मुक्त गांव अभियान, जिसके अंतर्गत जाने माने चिकित्सक आपके साथ कोरोना सुरक्षा संबंधित जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़े और गांवों को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग दें। एफएमसी, प्रगति आपकी, प्रकृति हमारी। स्वागत है आपका एक बार फिर से एफएमसी इंडिया और आडिया फाउंडेशन की इस स्पेशल सीरीज में, जिसका मकसद है गांवों को कोरोना के प्रकोप से बचाना। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रत्नेश सिंह कुंवर जी। ये एमबीबीएस एमडी मेडिसिन वैज्ञानिक इनमास डीआरडीओ से हैं। तो इनसे जानते हैं कुछ और सवालों के जवाब। सर, हमारा जो अगला सवाल है, क्योंकि जनरली ये कहा जाता है एक तरफ कि आप जो है वो घर पे रह के ठीक हो सकते हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर सीरियस हो तो आप हॉस्पिटल जाएं। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग हैं, भगवान ना करे अगर ऐसी नौबत आती है, तो कब समझना चाहिए कि घर पे ठीक हो सकते हैं और कब उनको अस्पताल ले जाना चाहिए? देखिए, कुछ मरीज जो ऐसे हैं जिनका अस्पताल जाना अनिवार्य है और उसमें सबसे पहले तो जो बुजुर्ग हैं हमारे, जैसे 60 साल से ऊपर व्यक्ति है, तो उसके सीरियस होने के चांसेस, उसकी हालत खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस व्यक्ति को अस्पताल ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे उसकी जो भी जाँच होगी उसमें पाया जाएगा कि किस तरह से है। दूसरा जो है, मान लीजिए कोई मधुमेह का मरीज़ है, शुगर का, तो उसमें भी चांसेस यही होते हैं कि उसकी हालत जल्दी गंभीर होगी। तो उस व्यक्ति को भी जाँच अपनी अस्पताल में ज़रूर करानी चाहिए। फिर उसके बाद जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो उनको भी बेटर रहता है कि एक बार अस्पताल में जाँच ज़रूर करा लें, या कैंसर के मरीज़ हैं या हार्ट के मरीज़ हैं, हृदय के मरीज़ हैं। तो ये मरीज़ों को अस्पताल में ज़रूर जाना चाहिए। बाकी आपके पास सुविधाएँ कितनी हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, तो पल्स ऑक्सीमीटर से आप अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन देख रहे हैं और सैचुरेशन लगातार 90 के ऊपर आ रही है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब अगर नहीं है मान लीजिए, तो फिर आपने लक्षण देखने हैं। तो लक्षण में ये है कि अगर बुखार नहीं टूट रहा 3-4 दिन, अगर सांस फूल रहा है व्यक्ति का, उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है 3-4 दिन में, तो इट इज़ बेटर कि आप वो अस्पताल जाके राय ले लें। और अगर गाँव में ही छोटी-मोटी डिस्पेंसरी है, तब तो मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति जिसको बुखार होता है, वो एक बार हॉस्पिटल में जाके, डिस्पेंसरी में जाके अपनी जाँच ज़रूर कराए। वहाँ के डॉक्टर या जो भी वहाँ पे फार्मासिस्ट हैं,
उनकी राय माने कि हाँ भाई अब आपकी हालत सीरियस है और आपको शहर के अस्पताल जाना है या नहीं जाना है। और विशेष ध्यान बुजुर्गों का, दूसरा मधुमेह के मरीजों का, तीसरा प्रेग्नेंट लेडीज का, और चौथा कोई भी और बीमारी है, कैंसर की बीमारी या कोई सीरियस बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, तो इन मरीजों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर एक और सवाल है कि कोरोना का टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा है गाँव में, मैं भी जो है वो लास्ट ईयर 3 महीने मैं रही थी गाँव में, तो जो कोरोना के टेस्ट के लिए लोग रजिस्ट्रेशन तो करवा रहे हैं, लेकिन वो जाते नहीं है चेक करवाने के लिए। जो मिथक है उनके मन में या जो शंकाएँ हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे कि टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है? किसी को भी बुखार होता है, खास करके कोरोना की लहर के वक़्त, तो उसका टेस्ट कराना एक तरह से ऑलमोस्ट अनिवार्य है। और टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है, आप सिर्फ़ अपना मत सोचिए। आप ये सोचिए कि अगर आपको कोरोना है और आपने टेस्ट नहीं कराया, तो आप पहले 7 दिन तक ज़्यादातर आप स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं मतलब इन द सेंस कि आपको बुखार होता है, आपको खाँसी आती है, आपको हल्का हो सकता है कि लूज़ मोशन आ जाए, लेकिन और कुछ नहीं होता है। सीरियस हालत या हालत बिगड़ने का चांस होता है सेकंड वीक में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में। तो अब उस 1 हफ्ते में जब आप गाँव में घूम रहे हैं या अपने परिवार में घूम रहे हैं निश्चिंत होके, तो आप दूसरों को बीमारी दे रहे हैं। हो सकता है आप बच जाएँ, कुछ ना हो आपको, लेकिन आप किसी और के लिए एक मुसीबत बन सकते हैं। तो कोरोना का टेस्ट सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आपके आस-पास के लोगों की, खास करके आपके परिवार से, गाँव में परिवार बहुत बड़े होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो और ये चीज़ जो है ग्राम पंचायत में बड़े बूढ़े जो हैं, उनको भी ये लागू करनी चाहिए कि भई किसी को भी इस तरह की चीज़ होती है, तो उसको पकड़ के डिस्पेंसरी ले जाया जाए या उसको प्रेरित किया जाए कि भैया आप अपना टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है, उसका टेस्ट होना। और ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगी, कोई ऐसे नहीं आएगी कि मतलब कहीं और से पानी से आ गई या कहीं और चीज़ से आ गई। तो किसी व्यक्ति को अगर बीमारी नहीं है गाँव में, तो किसी को नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति को भी है, तो उससे सारा गाँव भी इन्फेक्ट हो सकता है। जी। सर अभी आपने कहा जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी दवाइयाँ जो हैं वो शहरों में भी उपलब्ध नहीं होते, तो गाँव में थोड़ा-सा मुश्किल तो होता ही है। तो मेरा अगला बिल्कुल। सवाल इसी से रिलेटेड है कि अगर हम गाँव में मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो कम है, जो सुविधाएँ हैं चिकित्सक वो कम है। तो वैसे में एक गाँव के या एक पंचायत लेवल पे किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि जो इस महामारी से साथ मिलके लड़ा जाए और खासकर अगर मैं ऑक्सीमीटर की बात करूं या फिर मैं थर्मामीटर की बात करूं तो वो गांव में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर घर में रखा जाए और मार्केट में भी उतना अवेलेबल नहीं है कि सब खरीद पाए अफोर्ड कर पाए। तो आपसे जानना चाहेंगे गांव लेवल पे या पंचायत लेवल पे किस तरीके से तैयारी हो सकती है? देखिए इसका सबसे बेहतरीन तो ये है कि जो ग्रामीण पंचायत है उसमें जो पंच है या सरपंच हैं, उनको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक मतलब एक तरह से उनको लीड लेना पड़ेगा इसमें। और सबसे सर्वप्रथम तो वो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, सरकारी अथॉरिटीज़ हैं, उनको बताएँ कि भैया हमारे पास ये नहीं है और हमें कुछ ना कोई सुविधा प्रदान की जाए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हर गाँव में या हर जैसे 2-3 गाँव में एक डिस्पेंसरी ज़रूर होती है। तो उस डिस्पेंसरी में भी जाके डॉक्टर साहब से बात करी जाए कि भई आपके पास क्या-क्या है? अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके पास कोई इस तरह के नापने के यंत्र हैं या जो भी है, या फिर ये घरों में मुफ्त बाँटे जा सकते हैं या नहीं बाँटे जा सकते। दूसरी बात होती है कि फंड्स और ये इसका सवाल है, तो उसमें पंचायत थोड़े-थोड़े फंड्स लेके इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट जो भी लगता है, तो वो उनको खरीद के एक गाँव के पंचायत अपने पास रख ले, या किसी व्यक्ति को, या कई लोग पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पे, उनको इसकी चीज़ की ज़िम्मेदारी दे दी जाए कि ये उस व्यक्ति के पास ज़रूर होना चाहिए जिसको संक्रमण हो गया है, ताकि वो देख सके कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन जा रही है या नहीं जा रही है। और ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि जैसे अब 1000 की संख्या का गाँव है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई ऐसा नहीं है कि 50 पल्स ऑक्सीमीटर भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फंड चाहिए इसके लिए, या कोई है ना, कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर घर में संक्रमण जाएगा नहीं, और जिसके घर में जाएगा उसमें 1 पल्स ऑक्सीमीटर होगा तो उससे एक से वो सारे जाँच कर सकते हैं। तो उसी तरह से थर्मामीटर का हिसाब-किताब है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर जो है, और सर्वप्रथम ग्राम ग्राम पंचायत का ये होना चाहिए कि वो जो सरकारी डिस्पेंसरी है, उसमें ये ज्ञापन या इस तरह की अर्जी दें कि भई आप ये इन चीज़ों की व्यवस्था करिए, क्योंकि अगली लहर आने वाली है, और वो लोग, उन लोगों ने कर भी रखी होगी। बट आप झिझकिए मत,
झिझक जो होती है ना कि हाँ जी सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी डिस्पेंसरी, यहाँ कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एक चीज उनके साथ जाके बात करें। और अगर हम एक्टिव होंगे, हम इसमें मतलब कोशिश करेंगे, तो समाधान आराम से निकल आएगा। कोई बहुत महंगी दवाइयां या बहुत महंगे उपकरण नहीं चाहिए इसमें। और अवेयरनेस जो है वो जरूरी है। इनफैक्ट डॉक्टर से बुला के एक तरह से ग्राम पंचायत में लेक्चर भी करवाया जा सकता है कि उनसे बात की जा सकती है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसमें। जी। जी, यानी कि ये कह सकते हैं कि जैसे जो गलती हमने इस बार किया वो अब ना करें, तैयारी पूरा हम रखें कि मतलब कमर कस लें हम और अगले लहर के लिए आए ना आए, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि हर कार्यक्रम में मैं पूछ सकूं और जिससे कि बार-बार हम जागरूक कर सकें हमारे जो दर्शक हैं उनको कि कोरोना से बचने के जो नॉर्मल जो उपाय है, वो क्या है कि सुरक्षा के उपाय क्या है कोविड से बचने के लिए? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सुरक्षा के उपाय में मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एक सभा है या एक गैदरिंग है, वो अवॉइड करी जाए। और अगर बाई चांस बहुत ज़रूरी भी है, बहुत आवश्यक है कि नहीं बहुत लोगों का मिलना है, तो कोशिश किया जाए कि आजकल मोबाइल पे ही लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं, ज़ूम मीटिंग कर लेते हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग कर लेते हैं। अगर ये भी नहीं है कि नई चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, तो ओपन में मीटिंग की जाए और हर कोई मास्क पहने। और थोड़ी-सी 2 गज की दूरी बनाए रखें। और कहीं भी बाहर जाना है, सिर्फ एक कपड़ा लपेटना है अपने उसके ऊपर। आइडियली एक मास्क, 3 प्लाई मास्क जो है वो अच्छा है, पर नहीं है मान लीजिए तो कपड़े के 3 लेयर बना के लपेट सकते हैं, उसको लेके आप जा सकते हैं कहीं पे भी। और कोशिश करिए कि उसे पब्लिक प्लेस में ना उतारें और जहाँ पे आस-पास लोग हैं वहाँ पे ना उतारें। खास करके जनरली ये खाने की दुकानों पे होता है, खाने की दुकान पे सबने मास्क उतार दिए, खाना खा रहे हैं और साथ में कोरोना भी खा रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीजें हैं। बाकी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक चीज मैं मेंशन करनी पहले भूल गया था, जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, मधुमेह के मरीज हैं। अब गांव में डायबिटीज हो गई, शुगर 300 चल रही है, 400 चल रही है, 500 चल रही है, लेकिन मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड हटा दें। शुगर का कंट्रोल बिल्कुल ढंग से होना चाहिए। खाली पेट की शुगर 130 के नीचे, खाने के बाद की शुगर 180 के नीचे, ये चाहिए। और इसको किसी भी तरह से करिए, डॉक्टर से बात करिए, जो भी वो दवाई देता है वो लीजिए। दवाइयाँ कोई शुगर की बहुत महंगी नहीं है। उसी तरह से बाकी अपने एक्सरसाइज का ध्यान, कोई बहुत मोटा है तो उसको वेट लूज करना पड़ेगा, या इसी तरह से भी जो भी चीजें हैं अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, डाइट अच्छी लें और अपने आप को तनाव से मुक्त रखें। और इसके बारे में जागरूक रहें। किसी को भी कुछ इस तरह का बुखार है या ये है, उसे प्रेरित किया जाए कि जल्द से जल्द वो टेस्ट कराए, जल्द से जल्द वो आइसोलेट हो, अलग से रहना शुरू करे। तो इन चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो इन्फेक्शन काफी हद तक काटा जा सकता है। ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जो है 3 से 4 व्यक्तियों को इन्फेक्ट करता है, और वो 3 से 4 व्यक्ति जो हैं आगे इसको 4 से गुना कर लीजिए, 16 व्यक्तियों को इन्फेक्ट करते हैं, और आगे 16 को गुना कर लीजिए तो 64 व्यक्ति इन्फेक्ट हो गए। तो ऐसी चेन जो है हर हफ्ते में चेन मल्टीप्लाई करती रहती है। तो पहले हफ्ते में 4 एक आदमी था, दूसरे हफ्ते में 4 हो गए, तीसरे में आप सोच लीजिए 16, फिर 64, और फिर उसके बाद आगे ऐसे संख्या बढ़ती जाती है। तो कोरोना का इन्फेक्शन इस तरह से फैलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी व्यक्ति को गांव में हो रहा है तो उसकी आइसोलेशन जरूरी है, और उससे घृणा नहीं करनी है, उसको आइसोलेट करना है, उसको सारी सुविधाएं भी आपने उपलब्ध करानी है, और उसका टेस्ट भी जरूरी है, उसका मेडिसिन भी जरूरी है। ये सब चीजों का ध्यान रखा जाए। और अगर आप कोशिश करेंगे तो गांव में कोरोना से संक्रमित होने के चांसेस कम है, क्योंकि खुला एरिया है, आप दूर दूर रहते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह कम होती है, लेकिन फिर भी आपने कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। जी, तो जैसे कि सर ने कहा मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी भी बना के रखें। मास्क अगर नहीं है, आप कपड़े का जो है वो हर घर में सिलाई मशीन होती है, तो आप जो है वो घर की महिलाएं हैं वो मास्क बना सकती हैं। और अगर पुरुष जो हैं वो मास्क पहनने में अगर ये है तो गमछा आप बांध सकते हैं 3 लेयर बांध के, और लेकिन मास्क जरूर पहने, भीड़ भाड़ इलाके से बच के रहें और शर्माए नहीं। अगर मास्क पहनना है, अगर कोई गेस्ट आए आपके घर में, कोई अतिथि आए, तो शर्माए नहीं कि मास्क पहन के अगर बात करेंगे तो उनको बुरा ना लग जाए। तो आप लोगों को अपनी और अपनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी ही है, तो आप लोग कोशिश करें और हम लोग भी जो है वो इसी
हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम आप लोगों को जागरूक कर सके, बार-बार आपको बता सके कि आप जो है वो ये सब चीजें रखें जिससे कि आप खुद को और अपनों को सेफ रख सके, सुरक्षित रख सके। मैं इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े। सर, मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने बहुत सरल भाषा में हमारे दर्शकों को सारी चीजें बताई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, देश के गांवों को कोरोना मुक्त और पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए चलाई गई एफएमसी इंडिया और आइडिया फाउंडेशन के सहयोग से हमारी ये डिजिटल मुहिम लगातार जारी है। साथ ही हम आपके सवालों के भी जवाब जरूर देंगे। कोशिश रहेगी कि हमारी दी गई जानकारी आपको विषय की गंभीरता समझाने और इसके प्रति जागरूक करने में मदद करेगी और आप डॉक्टर्स की सुझाई तमाम एहतियातों को बरत कर खुद को स्वस्थ और गांवों को कोरोना मुक्त करने में अपनी भागीदारी जरूर देंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। पहले संभावित अवसर पर टीका जरूर लगवाएं। याद रखें, मास्क आपको लगाना है और 2 गज की दूरी भी बना के रखना है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल सुबह 8:30 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।